1 मिलीमीटर की बात हम लोग कर रहे थे। 1 मिलीमीटर में हम लोगों ने देखा कि छोटे स्केल जो होते हैं वो 15 सेंटीमीटर के होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 और छोटे छोटे कैटेगरी होते हैं। उस एक कैटेगरी का नाम है मिलीमीटर, है कि नहीं। अब उस मिलीमीटर को, उस छोटे फॉर्म को, वो उस छोटे फॉर्म के लेवल पे कोई एग्जांपल दो, जैसे पेन का निब, उसकी मोटाई 1 मिलीमीटर होती है कि नहीं। जैसे कोई सुई हुआ जिससे हम लोग कपड़े सिलते हैं, या फिर आपका बाल, आपके 3-4 बाल मिला करके वो 1 मिलीमीटर में आ जाएंगे, उसकी मोटाई, बाल की मोटाई, है ना। तो उतना छोटा सा जो लेंथ है, उतना छोटा सा जो लंबाई है, उसको हम लोग और 1000 बार करेंगे तो फिर ये वर्ड आता है माइक्रोमीटर, है ना। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, ये गोल होंगे और इतना माइक्रोमीटर इन डायमीटर होंगे। डायमीटर किसे कहते हैं? सर्कल में एक छोर से दूसरे छोर जो सबसे सबसे ज़्यादा लंबाई हो सकती है उसे डायमीटर कहते हैं कि, या फिर डबल रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। इट इज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, इसमें 2 वॉल होंगे। द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। पोलन ग्रेन में बाहर के जो फॉर्म है उसे क्या बोलेंगे? एक्साइन। इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एक मटेरियल है उसे बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन, और उसका बनता है एक्साइन, जो विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब लिविंग मटेरियल हैं, उसमें स्पोरोपोलेनिन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंस मतलब जैसे आपका घड़ी जैसे है, आपका घड़ी वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब वो वाटर को रेजिस्ट कर सकता है, वाटर का उस पर कोई असर नहीं होता है। वैसे ही ये जो पोलन ग्रेन का आउटर कवरिंग है, ये रेजिस्टेंस है, किसी भी एटमॉस्फेयर को, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो उसको रेजिस्ट कर सकता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, अल्कली मतलब बेस, जैसे बेस मतलब खारा, और एसिड मतलब नॉर्मल वाटर का पीएच कितना होता है? 7 से जो जितने भी लिक्विड नीचे हैं वो क्या होंगे? एसिड होंगे, तो वो एसिड की कैटेगरी में आएंगे। और अल्कली या बेस, 7 से जो ज़्यादा कैटेगरी है, जो बेस पानी में घुलते हैं, उन्हें शायद अल्कली बोला जाता है, आप देख लेना। तो 7 से जो ज़्यादा पीएच होता है उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो ये उन दोनों को क्या कर सकता है? रेजिस्ट कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, उनके रहने पर भी ये खराब नहीं होगा। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज़ फार नोन। एंजाइम क्या होते हैं? जैसे आपके मुंह में सलाइवा है, आपका मुंह में लार है, तो आप जैसे ही बिस्किट चबाते हो या फिर कोई ब्रेड चबाते हो, तो वो लार क्या करती है? उसको पचाने लगती है। तो वो लार क्या है? आपका एक एंजाइम है कि नहीं। तो वैसा कोई केमिकल नहीं पता, वैसा कोई एंजाइम नहीं पता जो स्पोरोपोलेनिन को पचाता हो। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। पोलन ग्रेन में एक छोर में एक छेद रहेगा जिससे वो सांस लेता है, उसे क्या बोलेंगे? जर्म पोर। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, उस जगह पे आपका वो जो है स्पोरोपोलेनिन जो है वो रेजिस्टेंस कैटेगरी है, वो रेजिस्टेंस जो कवरिंग है वो नहीं होता है। Where sporopolenin is absent, pollen grain are well preserved as fossils because of the presence of sporopolenin. अब फॉसिल बोलते हैं कोई, जैसे फॉसिल बोलते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दब गया हो और प्रिजर्व हो गया हो। दब गया हो किसके नीचे? कहाँ दब गया हो? ज़मीन के नीचे दब गया हो, या किसी चट्टान में दब गया हो, चट्टान अगर बना है, या फिर किसी रिवर में गिर गया हो और रिवर के बालू से दब गया हो और वो प्रिजर्व हो गया हो। प्रिजर्व मतलब वो, मतलब जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, तो अचार को हम लोगों ने क्या किया? प्रिजर्व कर लिया। अब आम का अचार ख़राब नहीं होगा, है कि नहीं। जैसे कोई चीज़ सीमेंट में दबी रह गई तो वो बाहर के एटमॉस्फेयर से क्या कट गई। वैसे ही कोई चीज़ अगर ज़मीन में दब जाए या किसी भी चीज़ में दब जाए और वह प्रिजर्व हो जाए, तो कोई पुराना चीज़ अगर वैसा हम लोगों को मिले तो उसे हम लोग फॉसिल कहते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन के चलते हम लोग बहुत सारे
ऐसा फॉसिल को देखे हैं, पोलन ग्रेन को भी। द एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? अब आप लोग सोच के बताओ कि ये जो पोलन ग्रेन है, इसका जो आउटर कवरिंग है जिसे हम लोग एक्साइन बोलते हैं, ये हार्ड क्यों होना चाहिए? इसका फंक्शन और जम्पूर का फंक्शन मैंने अभी बताया, वो जो रेस्पिरेशन करने के लिए, चाहे वो पोलन ग्रेन हो चाहे वो प्लांट हो, वो रेस्पायर तो करेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ही या ऑक्सीजन लेगा ही अपने जिंदा रहने के लिए। अगर रात है तो ऑक्सीजन अंदर लेगा, अगर दिन है सनलाइट है तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा, अपने अंदर लेगा। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। एक्साइन के नीचे क्या होगा? इंटाइन होगा। इट इज़ ए थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। एक्साइन बना हुआ था स्पोरोपोलिन से और इंटाइन बना हुआ है सेलुलोज और पेक्टिन से। सेलुलोज और पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, वो हम लोग आगे कभी बायोकेमिस्ट्री की क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लो कि जैसे आपका चीनी है वैसे ही प्लांट के लिए सेलुलोज है, ठीक है, और पेक्टिन है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के स्ट्रक्चर में आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे थे। सेल का स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो सबसे आउटर बाउंड्री होगी उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स, द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। अब पोलन ग्रेन में दो तरह के सेल होंगे, एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। आपको ये फिगर दिया हुआ है, फिगर 1.5 बुक में है ना। तो इसमें देखो अंदर में दो न्यूक्लियस हैं रेड कलर के, और दोनों अलग अलग सेपरेट हैं। बड़े वाले सेल को, तो ये दोनों अलग अलग सेल हैं, तो बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल कहेंगे, छोटे वाले को क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। वेजिटेटिव सेल क्या होगा? बिगर होगा। एंड हैज़ एबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। इसी में जो वो पोलन ग्रेन है उसका जनरेटिव सेल का खाना होगा। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल। जनरेटिव सेल क्या होगा? छोटा होगा और उस पर तैरता रहेगा। इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसमें बहुत ज़्यादा इसका साइटोप्लाज्म होगा। इसमें जो लिक्विड मीडियम है इस सेल में उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और ये जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर है रेड कलर का, इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। In over 60% of angiosperm, pollen grains are shed at two-celled stage. तो जनरली क्या होता है कि जितने भी लगभग स्ट्रक्चर हैं वो उसमें पोलन ग्रेन में कितने सेल होंगे? 2 सेल होंगे, ठीक। एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। कभी कभी स्पीसीज में, किसी स्पीसीज में 2 सेल के अलावा 3 सेल भी होते हैं, ठीक है। जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन आर सेट। उसमें क्या होता है कि उसमें 3 सेल होते हैं, 2 जनरेटिव सेल होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज cause severe allergies and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorder। अब देखो पोलन ग्रेन इतने छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर में होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है कि नहीं। अब ये क्या करते हैं? ये नाक में घुस जाते हैं। नाक में घुस के जो हम लोगों की सांस लेने वाली नली है उसको इरिटेट करते हैं, है कि नहीं। जैसे ही आपके नाक में आता है, नाक में कुछ चला जाता है, धूल वगैरह, डस्ट वगैरह, तो आपको छींक आती है कि नहीं आती है? आती है। वैसे अगर अंदर, आपके अंदर अगर ट्यूब में चला जाए और अंदर जो सांस लेने वाली नली है उसमें चला जाए और वहाँ पर इरिटेशन प्रोड्यूस करे, इरिटेशन मतलब उसको ठीक नहीं लगना, ठीक है, तो फिर बहुत तरह की बीमारियाँ होते हैं और ये बार बार होने लगे। जैसे ये बीमारियाँ कहाँ कहाँ हो? जैसे कोई मान लो इंसान है, इरिटेशन अगर है तो कोई कोयले की खदान में काम करता है तो वहाँ कोयले के डस्ट जो है वो इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगे उसके अस्थमा को। कोई एस्बेस्टस के कारखाने में काम करता है कि नहीं, एस्बेस्टस बनाने वाली कंपनी में, मेटल में, तो वो मेटल के क्या बोलते हैं, मेटल डस्ट जो है, एल्युमिनियम डस्ट है, उसके नाक से होते हुए उसके रेस्पिरेटरी गली में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में जाएंगे, उस पाइप में जाएगी और उसको क्या करेगी? इरिटेट करेगी। वैसे ही ये पोलन ग्रेन चूँकि छोटे छोटे होते हैं तो ये भी क्या करते हैं? नाक के अंदर ट्यूब में जाके उससे इरिटेट करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा एक ये प्लांट
है, ये फेमस है। इसका नाम है पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम टू इंडिया एज ए कॉन्टामिनेटेड विथ इम्पोर्टेड वीट। इम्पोर्ट मतलब जो दूसरे देश से हम लोग मंगाते हैं उसे, उसके साथ ये इसका पोलन ग्रेन, इसका सीड आ गया था, ये वीड आ गया था, है ना। वीड किसे कहते हैं? वीड कहते हैं जो क्रॉप्स हम लोग उगा रहे हैं। जैसे चावल हम लोगों ने उगाया और चावल के साथ अनवांटेड जो प्लांट है या वीट हम लोगों ने उगाया, उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उस चावल या गेहूं के क्रॉप को, है ना। तो वैसे प्लांट में से एक इंपोर्ट किया हुआ प्लांट आ गया था, इंपोर्ट किया हुआ, वो वीट के साथ में मिल के आ गया था, उसका नाम था पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास। अब इसके जो पोलन ग्रेन है, इसके कारण कौन कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है ना। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। Pollen grain are rich in nutrient. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplement. अब फूड सप्लीमेंट किसे बोलते हैं? फूड सप्लीमेंट जैसे नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? दाल रोटी होता है कि नहीं, या फिर सब्जी चावल और दाल होता है। इसके अलावा भी कोई जो एथलीट होते हैं या फिर कोई बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे एथलीट हैं या फिर किसी स्पोर्ट्समैन है, कोई स्पोर्ट्समैन है, या फिर और भी हम लोग अलग से फल वगैरह खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, ऐसे चीज़ों को क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो विटामिन की गोली हम लोगों को डॉक्टर देते हैं। और वैसे ही पोलन ग्रेन जो है ये भी फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज होता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि बहुत तरह के पोलन प्रोडक्ट है, लेकिन अभी है तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये डिग्रेड नहीं हो सकता है ना। एक्साइन और इंटाइन हम लोगों ने पढ़ा कि इसको डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं पता है। फिर ये प्रोडक्ट कैसे बिक रहे हैं भगवान जाने, ठीक है। तो अब जो लिखा हुआ है उस हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इन वेस्टर्न कंट्री large number of pollen product in the form of tablet and syrup are available in the market. Pollen consumption have been claimed to increase the performance of athlete and race horses. और ऐसा कहा जाता है कि जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं और जो एथलीट परफॉर्म करते हैं, एथलीट किसे कहते हैं, है ना। एथलीट कहते हैं ट्रैक एंड फील्ड में जितने भी इवेंट हैं, जैसे स्पोर्ट्स आप लोगों ने सुना होगा, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ये सब तो स्पोर्ट है। लेकिन जितने भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट कहने का मतलब है जैसे भाला फेंक हुआ, है ना, जेवलिन थ्रो हुआ, या फिर शॉर्ट फुट हुआ, या फिर रनिंग हुआ, कि जितने भी तरह का रनिंग है, सारे तरह के रनिंग, हर्डल रेस हो या फिर लॉन्ग रनिंग हो, मैराथन हो, ये सब में जो स्पोर्ट्समैन परफॉर्म करते हैं उन्हें एथलीट बोलते हैं, ठीक है। तो उनका और रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं उनका, इन दोनों का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए पोलन ग्रेन का ये टैबलेट वगैरह और ये गोली वगैरह बनता है। When once they are shed, pollen grains have to land on stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. अब फीमेल पार्ट में जो हम लोगों ने देखा था, बीच में जो हम लोगों ने देखा ये स्टिग्मा, है ना, इसमें एंड्रोसियम तो हो गया स्टेमन जिसपे एंथर रहेगा, इसमें से पोलन ग्रेन बनेंगे। और इसमें जो गाइनोसियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके सबसे टिप के पार्ट को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। इसके ट्यूब को कहेंगे स्टाइल, और सबसे नीचे ओवरी, ठीक है। तो पोलन आके कहाँ गिरेगा? स्टिग्मा पे गिरेगा, ठीक। और इसके बाद फिर वो अपना आगे बढ़ते जाएगा, इसके बाद जाके वो ओवा से जाके मिलेगा और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी? वायबिलिटी कहते हैं कब तक वो अपना जिंदा रहता है पोलन ग्रेन, है ना। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी।
आसपास का गर्मी कितना है और आसपास के आर्द्रता कितना है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कहेंगे। ह्यूमिडिटी आप समझ जाओगे, जैसे कभी कभी सूखी गर्मी रहती है ना, सूखी गर्मी मतलब जिसमें आपका वाटर वेपर नहीं रहेगा, और कभी कभी बहुत उमस वाली गर्मी रहती है। उमस वाली गर्मी में क्या होता है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उमस वाली गर्मी में क्या होता है कि आपका जो पसीना निकल रहा है वो सूखता ही नहीं है, तो आपको क्या क्या होता है, आपको बहुत अनईजी सा फील होता है। तो उसी उमस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इन इन ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर के कंटेंट, एटमॉस्फेयर। In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release. अब जैसे ही pollen grain छूटेंगे उसके 30 मिनट के बाद ही wheat और गेहूं और चावल के जो pollen grain है वो मर जाएंगे। And in some members of Rosaceae, Leguminaceae, Solanaceae, ये सारे जो वर्ड हैं, इन सम सीरियल्स, चावल और गेहूं में आप लोगों ने देखा कि 30 मिनट्स तक पोलन वायबिलिटी है ना। वायबिलिटी मतलब कितना देर तक वो जिंदा रहता है और कितने देर तक उसके अंदर कैपेसिटी रहती है कि वो फीमेल को फर्टिलाइज कर दे। और पोलन वायबिलिटी इन रोजेसियाई कहते हैं किसे, रोज फैमिली को। लेगुमिनेसियाई कहते हैं किसे, बीन या पल्सेस फैमिली को, है ना। सोलेनेसियाई कहते हैं पोटैटो फैमिली को, ठीक है। इन तीनों में जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो मंथ्स तक वायबल होते हैं। मतलब एक मंथ के बाद भी उसको अगर स्टिग्मा पे दोगे तो वो फर्टिलाइज करके फ्रूट बना देगा। ठीक है। You may have heard of storing semen, sperm of many animals including humans for artificial insemination. अब अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो अब सुन लो कि एनिमल्स का स्पर्म को स्टोर करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं। एक मूवी आई थी विकी डॉनर, है ना, उसमें ये वाला टॉपिक उठाया गया था। टेस्ट ट्यूब, चाहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हो, टेस्ट ट्यूब बेबी मैंने बताया आप लोगों को कि क्या होता है, और या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो। इन विट्रो होता है क्या, जो ग्लास स्लाइड में या फिर टेस्ट ट्यूब में हो, ग्लास में, ठीक है। अगर किसी ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, इन वीवो, VIVO, है ना, ठीक है। और अगर किसी टेस्ट ट्यूब में हो तो उसे कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जहाँ पर स्पर्म को रखा जाएगा उसे क्या बोलेंगे, स्पर्म बैंक, ठीक है। जैसे ब्लड जहाँ रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक आता है। स्पर्म जहाँ रखा जाएगा उसे बोलेंगे स्पर्म बैंक। तो स्पर्म बैंक जानवरों में भी फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए रखा जाता है, और ह्यूमंस के लिए भी फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए स्पर्म का बैंक होता है। It is possible to store pollen grain of large number of species for years in liquid nitrogen. तो लिक्विड नाइट्रोजन किसे कहते हैं, नाइट्रोजन तो आप लोगों ने जानते हैं नाइट्रोजन क्या है, गैस है। लेकिन वो जब लिक्विड फॉर्म में उसे जब लाया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस में, तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है ना। तो -196 डिग्री सेल्सियस कितना, 0 डिग्री पे तो पानी भी बर्फ बन जाता है। अब 0 से 196 डिग्री नीचे, उतना कम टेम्परेचर में पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है कि नहीं। इंडिया में भी जीन बैंक है। फर्स्ट जीन बैंक 1996 में ही रखा गया था, और ये जीन बैंक में पोलन ग्रेन वगैरह को बचा के रखा जाता है। सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो अलग अलग जो पेड़ पौधे हम लोग डेवलप करते हैं, ज़्यादा उत्पादन देने वाले, ज़्यादा मतलब एक बीज जो लगाओ और उससे ढेर सारा बीज निकले, तो ये फ़ायदे वाली बात है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये जो आपके पोलन बैंक है या फिर जीन बैंक है, ये नेशनल जीन बैंक बोल करके एक संस्था है, गवर्नमेंट संस्था, यहाँ पर पोलन ग्रेन को और बीज को जमा करके रखा जाता है। The pistil, megasporangium, ovule and embryosacc. The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. gynoecium मैंने देखा, हाँ, हम लोगों ने देखा कि
एक फूल में अगरबत्ती जैसा बहुत सारा स्ट्रक्चर है, उसमें से सबसे मोटा अगरबत्ती जैसा जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? गाइनोसियम। अब गाइनोसियम में क्या क्या रहता है? मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, इसमें से एक ही रह सकता है, एक ही गाइनोसियम रह सकता है या फिर ढेर सारा रह सकता है। तो अगर एक रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी, है ना। इसी को कार्पेल बोलेंगे या फिर पिस्टिल बोलेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगर एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी, और बहुत सारा पिस्टिल है तो मल्टी कार्पेलरी। पिस्टिल किसको बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को मिला के, ठीक। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज्ड टुगेदर, सिनकार्पस। अब एक से ज़्यादा पिस्टिल अगर है, यहाँ पर ये तो क्लियर है। अब एक पिस्टिल है उसमें क्या होगा? एक ही स्टिग्मा होगा, है ना, एक ही स्टाइल होगा और एक ही ओवरी होगा। लेकिन अगर दो पिस्टिल है या तीन पिस्टिल है तो उसमें क्या होगा? तीन स्टिग्मा होगा, तीन स्टाइल होगा और तीन ओवरी होगा। ओवरी किसे कहेंगे? ओवरी कहेंगे सबसे नीचे वाले पार्ट को, जहाँ पर एग रहेगा, है ना। और उसमें से जिस पोर्शन में एम्ब्रियो रहेगा या एग रहेगा उसे कहेंगे ओव्यूल। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखो, ये जो स्ट्रक्चर है सिलेंडर, ये पानी के बूंद जैसा, ये क्या है? ये पूरा का पूरा ओवरी है, ठीक है। इसी से पिस्टिल बना। अब इसके अंदर में और भी कितने छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं पानी के बूंद जैसे, उसमें से एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? ओव्यूल बोलेंगे, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम, ठीक। तो फिर से एक बार समझो। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, उसमें ढेर सारे स्टिक्स हैं, है ना। जो पतले पतले स्टिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो एक मोटा सा स्ट्रक्चर है, एक मोटा सा स्टिक है, उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पेल। दोनों एक ही टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे क्लियर करें। तो एक पिस्टिल में सबसे टिप में स्टिग्मा होगा, फिर स्टाइल होगा, वो जो ट्यूब जाएगा अंदर जिससे पोलन ग्रेन जाएगा, है ना। और उस स्टाइल से होते हुए जो एंड पर जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग बोलेंगे ओवरी। उस ओवरी के अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहेंगे जिसमें एक एम्ब्रियो रहेगा, हर एक में एक एम्ब्रियो रहेगा, उसे बोलेंगे ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम एक ही बात है। अब देखो, अगर एक पिस्टिल और एक कार्पल रहा तो उसे मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पस, ठीक है। अगर तीन पिस्टिल तीन कार्पल रहा तो एपोकार्पस, और तीनों अगर फ्यूज है एक दूसरे में तो वो सिनकार्पस। और मे बी फ्री, अगर फ्री है तो एपोकार्पस, अगर फ्यूज है तो सिनकार्पस। इच पिस्टिल हैज़ थ्री पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एक पिस्टिल में तीन पार्ट रहेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, अभी हम लोगों ने बात किया। द स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। जो टिप है स्टिग्मा, उसी पे पोलन ग्रेन क्या होगा? वो आके वहाँ पर बैठेगा। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, ठीक है। जो ट्यूबुलर पार्ट है स्टिग्मा से होते हुए उसको स्टाइल बोलते हैं। और द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। सबसे एंड पर जो उभरा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ओवरी। और ओवरी के अंदर जो है वो जो कैविटी है उसको क्या बोलेंगे? लोक्यूल। द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन, the placenta is located inside the ovarian cavity. Recall the definition and types of placenta that you studied in class 11, है ना। क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे प्लासेंटेशन का इमेज। प्लासेंटेशन का इमेज, अरे प्लासेंटेशन का इमेज छूट गया, कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं है। प्लासेंटेशन कहने का मतलब है वो जो ओव्यूल वहाँ से अटैच रहेगा, ठीक है, फ्लावर से, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लासेंटेशन। तो उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं और वो अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं उसका। प्लासेंटेशन क्लास 11 में, क्लास 11 के बुक में प्लासेंटेशन का इमेज दिया हुआ है। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि प्लासेंटेशन मतलब क्या, कि ये जो ओव्यूल है,
ओव्यूल कैसे जुड़ा हुआ है किससे? ओवरी से। यहाँ देखो, यहाँ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो सेंटर में बना हुआ है ना, ये जो डबल फिगर दिया हुआ है ना, बीन जैसा, दो चश्मा जैसा दिया हुआ है, और उसमें से ढेर सारे ओव्यूल हैं, और बीच में बल्ब लाइक दो स्ट्रक्चर है। ये क्या है? प्लासेंटा। ठीक, तो इसको आप लोग 11 में पढ़े थे। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी से क्या अराइज हुआ है? ओव्यूल। ओव्यूल अराइज हुआ है। ओव्यूल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1 to many। अब वीट मतलब गेहूँ, या फिर पैडी, पैडी बोलते हैं चावल को, चावल में या फिर मैंगो में, ये जो ओव्यूल है यहाँ जो ढेर सारा दिया हुआ है, इन तीनों में क्या होता है? एक ही रहता है। ठीक, टू मेनी, मेनी में मेनी, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका रहता है? वाटरमेलन और ऑर्किड्स में, ठीक है, या फिर पपाया में। ठीक, एक बात है, जैसे अगर किसी भी फल में बीज जो बन रहा है, ठीक है, तो जितना ओव्यूल रहेगा उतना ही बीज रहेगा। जैसे आम के एक आम में कितने गुठली रहते हैं? ठीक है, कितने बीज रहते हैं? एक ही बीज रहेगा, तो उसमें ओव्यूल कितना था? एक था। ठीक, वाटरमेलन में कितने बीज रहते हैं? ढेर सारे बीज रहते हैं। इसका मतलब उसमें ओव्यूल कितना रहेगा? ढेर सारा रहेगा, है ना। आसान है। द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम को ही क्या बोलते हैं? ओव्यूल करते हैं, और ओव्यूल ही आगे जाके क्या बनेगा? सीड बनेगा। लेट अस फैमिलियराइज ourselves with the structure of मेगास्पोरेंजियम, with the structure of typical angiosperm ovule। अब ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देखेंगे। तो ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टाक कॉल्ड फुनिकल। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल हम लोगों ने क्या देखा? ओवरी के अंदर, ठीक है, प्लासेंटा से छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो टीयर ड्रॉप अटैच हैं, ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू, उसी को क्या बोलेंगे? ओव्यूल। और इसी ओव्यूल को बोलते हैं, साथ में ही ओव्यूल बोलो या मेगास्पोरेंजियम बोलो, वो एक ही बात है। इसी का फिगर आप लोगों का दिया हुआ है, ये फिगर 1.27 में यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, और ये फिगर मैंने इसके बगल में लगा रखा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ये किससे फ्यूज रहता है? ये प्लासेंटा से जिससे फ्यूज रहेगा उसको बोलेंगे, उस स्टॉक को बोलेंगे फुनिकल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फुनिकल इन द रीजन कॉल्ड हिलम। वो प्लासेंटा के थ्रू फुनिकल से जुड़ा रहेगा, और ओव्यूल के पास जुड़ा रहेगा किससे? हिलम से। दस हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड द फुनिकल। तो ओव्यूल के बीच में या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया और ओवरी प्लासेंटा से जुड़े रहेंगे, और बीच के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? जो ब्रिज है उसका, उसको बोलेंगे हिलम। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट। ठीक है, ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट। इसके जो बाहर के स्ट्रक्चर हैं, है ना, देखो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोरेंजिया भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजिया में प्लासेंटा से जुड़ा रहेगा। यहाँ देखो, ओवरी में प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है, ये एक टीयर ड्रॉप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ किससे है? फुनिकल से ओव्यूल की तरफ, और हिलम कहाँ पर? ओव्यूल की तरफ। ठीक, इंटेगुमेंट है फिर सबसे बाहर का लेयर, आउटर इंटेगुमेंट, फिर उसके अंदर का लेयर इंटेगुमेंट। ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है? ये फूड रिजर्व है, वो खाना उसको देगा, किसको देगा? एम्ब्रियो को। ठीक, तो एम्ब्रियो के अंदर तुम्हारा ओवर रहेगा, और ओव्यूल के अंदर तुम्हारा एम्ब्रियो रहेगा। ठीक, इसी को हम लोग अब टेक्स्ट में देखते हैं। ठीक, 2 प्रोटेक्टिव लेयर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट इनसर्कल द न्यूसेलस। अभी हम लोगों ने देखा न्यूसेलस, अरे ये वर्ड्स मिटाना मैं भूल गया, चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है। Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called integument। ओव्यूल को कहो या माइक्रोस्पोरेंजियम को, एक ही बात है। इसके ऊपर जो
प्रोटेक्टिव लेयर का रहते हैं उसे इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट इनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। अब ये जो माइक्रोपाइल है ये एक ओपनिंग है, सिर्फ यहाँ पर छोड़ के बाकी जगह वो इंटेगुमेंट जो है वो ओव्यूल को कवर करके रखेगा। ठीक, ये जो ओपनिंग है जिसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, इस एंड को हम लोग, इस छोर को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर एंड। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो इसका जो चलाजा है, ठीक है, ये क्या है, इसका बेस है। ठीक, फिगर में भी तुम लोग देखो, बुक के फिगर में ऊपर में देखो ओपनिंग है एक छोटा सा ओव्यूल में, वो क्या है, माइक्रोपाइल उसे कहेंगे। ठीक है, और उस एंड को, उस छोर को, ओव्यूल के उस छोर का एंड को क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर एंड, और उसके अपोजिट एंड को बोलेंगे चलाजल एंड। ठीक, enclosed within the integument is the mass of cells called the nucellus। अब इंटेगुमेंट जो है बाहर के आउटर कवरिंग है, उसके अंदर क्या है, न्यूसेलस। न्यूसेलस कुछ नहीं है, उसका फूड है एम्ब्रियो का। ठीक है, सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैज अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। अब ओव्यूल के अंदर, ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक है वो रहेगा, और एम्ब्रियो सैक को ही हम लोग बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। मेल के केस में पोलन ग्रेन्स को हम लोग बोल रहे थे मेल गेमेटोफाइट, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक को हम लोग बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। एन ओव्यूल जनरली हैज़ ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर। अब एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक रहेगा, और वो एम्ब्रियो सैक किससे बनेगा, मेगास्पोर से। याद करो मेगास्पोर कहाँ बना था, देखो यहाँ मेगास्पोर बना था, ठीक है ना, मायोसिस हो करके एक मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक, यहाँ से मेगास्पोर बना था, ये है माइक्रोस्पोर, ये तो तुम्हारा पोलन हो गया। ठीक है, मेगास्पोर कैसे बना था वो हम लोग आगे देखेंगे, सॉरी। ठीक है, एम्ब्रियोसेक तो तुम्हारा पोलन ग्रेन बना था माइक्रोस्पोर से, और यहाँ पर तुम्हारा एम्ब्रियो बनेगा मेगास्पोर से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हम कंफ्यूज हो गए थे। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन और मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक। ठीक, अब देखो एम्ब्रियो सैक से तुम्हारा मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक कैसे बने, इसको हम लोग देखेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो हम गलत बताएं, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने को बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ये जो ओपनिंग है वहाँ पर माइक्रोपाइल उसको बोलेंगे, उस एंड में मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक को ही क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। और मेगास्पोरोजेनेसिस किसको कहेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा या फिर तुम्हारा एम्ब्रियो सैक बनेगा, दोनों एक ही बात है। अब मेगास्पोर मदर सेल से मेयोसिस होगा। ठीक है, मेयोसिस 1 में 2 सेल डिवीजन होंगे, मेयोसिस 1 में 1 सेल डिवीजन होंगे और 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर मेयोसिस 2 होगा, वैसे ही 2 सेल डिवीजन और होंगे, है ना, और 4 टोटल में सेल का फॉर्मेशन होगा। 4 में से 1 सिर्फ जिंदा बचेगा और बाकी तीनों क्या होंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, डीजनरेट मतलब मर जाएंगे, और एक जो है वो फंक्शन करेगा, वो काम करेगा। ठीक, अब इसी में एक ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये क्या होगा, ये आगे जाएगा, फिर माइटोसिस करेगा, और फिर उसका एक स्टेज, दो सेल एक स्टेज आएगा बायन्यूक्लिएट स्टेज। बायन्यूक्लिएट स्टेज में क्या होगा कि ये 2 न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर होंगे, फिर ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज होंगे, तो एक ही सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस होंगे, फिर ये आगे फिर से डिवीज़न होगा किसका, न्यूक्लियस का,
और एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लिएट स्टेज होंगे। ये इसी प्रोसेस को बोलेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। फंक्शनल मेगास्पोर से 8 न्यूक्लिएट स्टेज तक बनने को बोलेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये आगे हम लोगों के टेक्स्ट में आएगा, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक, फिर आगे जाके 8 न्यूक्लिएट जो स्टेज है, एक सेल के अंदर जो 8 न्यूक्लिएट हैं उसमें 7 सेल बनेंगे। 7 सेल कैसे बनेगा? 3 न्यूक्लियस एक एंड में चले जाएगा और 3 सेल बनाएगा चलाजल एंड में। ठीक है, और 3 ऑपोजिट एंड में चले जाएंगे, वहाँ 3 सेल बनेगा और बीच में एक सेंट्रल सेल रहेगा, उसमें 2 न्यूक्लियस रहेगा। ठीक, माइक्रोपाइलर एंड में 3 सेल, चलाजल एंड में 3 सेल और बीच में 2 सेल। ठीक है, बीच में 2 न्यूक्लियस, सॉरी, एक सेंट्रल सेल में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? 7। 3 एक छोर पे, 3 एक छोर पे और बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस है। तो टोटल कितने सेल हो गए? 7। 3 एक छोर पे, 3 एक छोर पे और बीच में एक। ठीक है, न्यूक्लियस कितने हो गए? टोटल 8। ठीक है, 3 सेल में एक एक, दोनों छोर पे और बीच में एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस। ये सारे चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे, एकदम टेंशन मत लो। ठीक है, टिपिकल सेल, ये सेल जो बनेंगे उनके नाम हैं, इस स्लाइड पे हम लोग फिर वापस आएंगे। ठीक है, जो 7 सेल बने थे, 3 चलाजल एंड में, 3 माइक्रोपाइलर एंड में, उन सबको क्या क्या कहेंगे? 3 चलाजल एंड वाले सेल को बोलेंगे एंटीपोडल सेल। बीच में जो एक सेंट्रल सेल रहेगा जिसमें 2 न्यूक्लियस रहेंगे, जिसे हम लोग पोलर न्यूक्लियर कहेंगे, उसे बोलेंगे सेंट्रल सेल। और माइक्रोपाइलर एंड में 2 सिनर्जिड्स, ठीक है, और एक सेल जो तुम्हारा एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक, चलो अब इसको हम लोग देखते हैं। द nucellus except at the tip where the small opening called the micropyle is organized, है ना। तो माइक्रोपाइल किसको बोलेंगे? माइक्रोपाइल को, जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे। माइक्रोपाइल एंड के अपोजिट जो क्या है वो है चलाजल एंड है, इसी को हम लोग बेसल पार्ट बोलते हैं। और ये जो सेल बना इसी का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, ये फिगर 1.8 का सी में। ठीक है, इसको मैंने दिखाया है कि नहीं दिखाया? चलो आगे पढ़ते हैं, वो चीज़ें आती जाएगी और फिर हम लोग उसको देखते जाएंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस हम लोग देख रहे थे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइल के रीजन में, ठीक है, एक ही मेगास्पोर मदर सेल रहेगा। रीजन ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या था? उसका फूड था। इट इज़ ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो मेगास्पोर मदर सेल में सबसे ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा और उसमें एक न्यूक्लियस रहेगा। ये देखो फिगर में तुम्हारा दिया हुआ है, यहाँ पर फिगर 1.8 में सबसे बाएं तरफ ऊंचे में कोने में देखो, ये मेगास्पोर मदर सेल है, सबसे बीच में है कि नहीं। तो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन। अब मेयोटिक डिवीजन की बात आ गई है तो थोड़ा सा अच्छा, इस पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम लोग उसको क्लियर करेंगे मेयोसिस और वो क्या क्या बात है। तो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी? मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मेयोसिस। मेयोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। अभी के लिए बस इतना समझो कि माइटोसिस से जब सेल डिवीजन होगा तो एट द एंड लास्ट में कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। मेयोसिस से जब डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, तो लास्ट में कितने सेल बनेंगे? 4 सेल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, मेयोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। 4 सेल्स बना। फीमेल गैमेटोफाइट। इन ए मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 जनरेट। अभी हम लोगों ने फिगर में देखा और यहाँ भी फिगर में दिया हुआ है कि वो एक मेगास्पोर जो मदर सेल है वो पहले डिवाइड करेंगे, इसके बाद दो मेगास्पोर डायड बनाएंगे, फिर मेगास्पोर टेट्राड बनाएंगे, है ना। तो मेगास्पोर टेट्राड में यहाँ देखो 1.8 का ए का सबसे दाहिना तरफ में 4 सेल बने हैं, है ना। अब चारों में से सिर्फ एक ही सेल बचेगा। ठीक,
एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होगा, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक, ठीक, जिसको हम लोग लास्ट में एम्ब्रियोसैक बोलेंगे। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक। अब देखो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस मेगास्पोर मदर सेल, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 कुछ टर्म है ना। सबसे पहला टर्म है प्लॉइडी। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस, न्यूसिलस याद आ रहा है, न्यूसिलस याद आ रहा है, ये देखो यहाँ पर जो ओवरी है, ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल में ये जो फूड जो प्रोवाइड करा रहा है एम्ब्रियोस को, ये वाला जो ढेर सारे सेल हैं, इसको क्या बोलेंगे, न्यूसिलस। तो इसका पूछा गया है कि प्लॉइडी क्या होगा। प्लॉइडी जो है उसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा देखना होगा। एनिमल सेल आप लोग जान रहे हो, सेल में क्या होता है, सबसे सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना। और न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम होंगे, और क्रोमोसोम में जीन्स होंगे, ठीक। क्रोमोसोम को आप समझ सकते हो, कहाँ चला गया, नहीं, क्रोमोसोम को आप समझ सकते हो बुक की तरह, है ना। जैसे बुक में क्या रहता है, इंफॉर्मेशन, वैसे ही एक सेल को कैसा रहना है, क्या काम करना है, वो इन्फॉर्मेशन किस में रहेगा, क्रोमोसोम में रहेगा, ठीक है। और क्रोमोसोम कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। मेल्स में, ह्यूमंस के केस में मेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, फीमेल्स में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। क्या अलग रहेगा, दोनों में 23 पेयर्स रहेंगे, लेकिन ये जो 23rd पेयर्स हैं, 23rd पेयर है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 23rd पेयर जो है मेल्स में क्या रहेगा, XY रहेगा, और 23rd पेयर फीमेल में क्या रहेगा, XX रहेगा, ठीक। ठीक है, ये तुम लोगों ने समझा क्रोमोसोम, ठीक। अब ये जो क्रोमोसोम का नंबर है ना, क्रोमोसोम का नंबर ह्यूमंस में कितना है, 46। इसको जब हम लोग हाफ करेंगे उसको बोलेंगे हैप्लॉइड, ठीक। और हम लोगों में जो कंटेंट है उसको बोलेंगे डिप्लॉइड। ये जो 46 क्रोमोसोम है या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम का 2 सेट प्रेजेंट है, ठीक। ये जो सेट प्रेजेंट होता है, इस सेट के प्रेजेंस को ही बोलते, प्रेजेंस के नंबर को बोलते हैं प्लॉइडी। अगर हाफ है तो हैप्लॉइड, अगर डबल सेट है तो डिप्लॉइड, और 2 से ज़्यादा जो 2 से ज़्यादा सेट है तो पॉलीप्लॉइड, ठीक है। 2 से ज़्यादा सेट किस में रहता है, फ्रूट फ्लाई में। फ्रूट फ्लाई कुछ नहीं है, मक्खी है। मक्खी में एक क्रोमोसोम रहता है, उसको बोलते हैं पॉलीटिन क्रोमोसोम। उसमें क्रोमोसोम का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक क्रोमोसोम का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, उसको पॉलीटिन क्रोमोसोम बोलते हैं। वो हम लोग कभी आगे पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में। वीट में कितना नंबर होता है, कितना टाइम्स होता है, 6 टाइम्स नॉर्मल सेट होता है। हम लोगों में कितना है, 2 टाइम्स नॉर्मल सेट है, ठीक। जब हाफ नंबर ऑफ सेट रहेगा, हम लोगों में कितना है, 46 है या 23 पेयर है, ये नॉर्मल है, ठीक। इसका हाफ जब रहेगा तो उसको हैप्लॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो प्लॉइडी आप लोगों ने समझ लिया, क्रोमोसोम के सेट के नंबर को प्लॉइडी बोलेंगे। ये क्या हो सकता है, हाफ हो सकता है, हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है, पॉलीप्लॉइड हो सकता है। चलो, अब दूसरा वर्ड है न्यूसेलस। न्यूसेलस आप लोगों ने देखा, मेगास्पोर मदर सेल और फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल जो था, जिससे मेगास्पोर बनेगा, है ना। मेगास्पोर मदर सेल कहाँ गया, ये तो एंथर पहुंच गए हम लोग। ये रहा, मेगास्पोर मदर सेल से ही फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, ठीक। तो ओव्यूल के बीच में जो एम्ब्रियो सैक है ना, इसी को क्या बोले जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा
किस में, पहले दो 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 सेल डायड में दो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, दो दो टाइप ऑफ सेल होगा, फिर डिवाइड करेगा और 4 टाइप ऑफ सेल होगा, ठीक है। इसी के अंदर उस 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। ये फिगर आपके एनसीईआरटी में यहाँ भी दिया हुआ है, ये देखो 1.8 ए में ये मेगास्पोर मदर सेल है ना। मेगास्पोर मदर सेल, एक सेल से 2 सेल बना, मेगास्पोर डायड, फिर एक सेल, 2 सेल से फिर 4 सेल बना, मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। उस चारों सेल में से एक ही सेल जिंदा बचा और बाकी 3 डीजेनरेट होंगे, उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा एक और चीज़, माइटोसिस और मेयोसिस। माइटोसिस मेयोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में होता है कि एक सेल डिवाइड करेंगे और 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम उसमें प्रोड्यूस होंगे। जैसे आपको चोट लगा, जैसे घुटने में आप खेल रहे थे और आपके घुटने में चोट लगा, तो घुटने में चोट लगा तो वो सेल रिपेयर होगा, आपका जो घुटना है वो रिपेयर होके आपके घाव को ठीक करेगा, है ना। तो आपके घाव को ठीक करेगा तो न्यू सेल बनेंगे तब तो जो आपके नॉर्मल सेल होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक सेल जो है वो डिवाइड होके 2 सेल बनेंगे, ठीक है, और उनमें जितने क्रोमोसोम नंबर पहले थे उतने ही क्रोमोसोम नंबर अभी मौजूद होंगे। तो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम रहते हैं, यहाँ हम लोगों ने देखा ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, 46 बोलो या फिर 23 पेयर बोलो, ठीक। तो यहाँ सिंप्लिसिटी दिखाने के लिए एक पेयर ही रखा है, एक मदर की तरफ से एक फादर की तरफ से। तो ये पहले डबल होंगे और फिर 2 सेल बनेंगे, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ दोनों में इक्वल्स नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाएगा। तो इस तरह के जो सेल डिवीज़न होंगे इसको बोलते हैं माइटोसिस। एक और तरह का सेल डिवीज़न है जिसमें लास्ट में सिर्फ एक ही सिंगल क्रोमोसोम जाता है, ठीक। पहले शुरू में 46 मान लो रहें, ठीक है, शुरू में 46 या फिर 23 पेयर रहें, यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए एक ही पेयर दिखा गया है, एक पेयर से डिवाइड होके 2 पेयर में हो गया, फिर ये 2 पेयर क्या करेगा, 2 बार और डिवाइड करेगा और जो उसमें जो क्रोमोसोम था वो 2 बार हाफ होगा, ठीक। तो एट द एंड लास्ट में सिर्फ आधा ही क्रोमोसोम मौजूद रहेगा, ठीक। ये जो मेयोसिस है ये सिर्फ गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है, चाहे स्पर्म बनाने के लिए हो चाहे ओवा बनाने के लिए, क्योंकि स्पर्म और ओवा में अगर हाफ नहीं होगा तो फिर जाइगोट में तो क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। और क्रोमोसोम जैसा कि मैंने बताया वो बुक की तरह है, वो उसमें सारा सेल का इन्फॉर्मेशन है, तो वो बुक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना ही होना चाहिए, क्योंकि सेल में बहुत सारा स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही कंपाउंड होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा होता है तो बीमारी होने लगती है। इस बात पे हम लोग फिर कभी जाएंगे। तो बस ये समझ लो कि गैमेट्स में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम और नॉर्मल सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। अब देखो क्वेश्चन था व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस में प्लॉइडी क्या होगा, मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, मेगास्पोर मदर सेल में कितने होंगे, फंक्शनल मेगास्पोर में कितने होंगे और फीमेल गेमेटोफाइट में कितने होंगे। न्यूसेलस हम लोगों ने देखा एक प्रॉपर सेल है कि नहीं, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होंगे। 2n मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा 2 सेट होता क्यों है, 2 सेट इसलिए होता है कि बुक में जो इन्फॉर्मेशन है ना, बुक का जो हम लोगों का सेट है, जैसे यहाँ पर 23 पेयर ह्यूमन में होता है, तो अगर मान लो किसी वजह से वो इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गया हो या फिर मिट गया, है ना, किताब के पेज आप लोग फाड़ देते हो, वैसे ही मान लो किसी वजह से कोई खाना खा लिया या फिर कोई एसिड जैसे कोको कोला आप लोग पी लिए या फिर कोई भी चीज़ ऐसा एंजाइम जो खाने में अच्छा लगे लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जैसे स्मोकिंग कोई करता है या अल्कोहल कोई ड्रिंक करता है, तो उस वजह से मान लो किसी वजह से क्रोमोसोम डिलीट हो गया, तो क्रोमोसोम में तो इन्फॉर्मेशन था उस सेल के काम करने का, वो इन्फॉर्मेशन मान लो एक सेल से डिलीट भी हो गया तो वो सेल मर ना जाए इसलिए एक बैकअप रखता है, इसलिए 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। तो न्यूसेलस एक
प्रॉपर एक सेल था जिससे फूड न्यूट्रिशन मिल रहा था, तो उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। मेगास्पोर मदर सेल भी एक प्रॉपर सेल है, ठीक ठीक, जिससे 4 सेल बनते हैं, उसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल था कितना, डिप्लॉयड था, ठीक है। न्यूसेलस भी डिप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल से 4 फंक्शनल मेगास्पोर बने थे, ठीक। तो 2n से कितना बना, n बन गया, है कि नहीं। तो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल का कितना होगा क्रोमोसोम नंबर, तुम्हारा 1, ठीक है, n होगा, हैप्लॉइड होगा। और फिर फीमेल गेमेटोफाइट किससे बन रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर से ही, तो फीमेल गेमेटोफाइट का भी प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइड या फिर n। चलो बुक में आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टडी, ये हो गया। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। अब जो हम लोगों ने तेजी से किया था उसको हम लोग डिटेल में आगे जाते हैं, लाइन बाय लाइन। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। तो माइटोटिक डिवीजन क्या होगा, अभी आप लोग ने देख चुका है, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, माइटोसिस होकर के 2 न्यूक्लियाई बना, विच मूव टू द ऑपोजिट पोल, 2 न्यूक्लियाई बन के दोनों अलग अलग न्यूक्लियस क्या होगा, अलग अलग छोर पे चला गया, और फॉर्मिंग 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक। 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stages। अभी आप लोगों ने ये जो बात लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने इसमें देखा, जो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया हुआ है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक मेगास्पोर मदर सेल से तुम्हारा मेगास्पोर मदर सेल बना। मेगास्पोर मदर सेल से ये जो फिगर दिया हुआ है जहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है 2 से लेके 8 तक, इतना ही वो लिखा हुआ था वहाँ पर। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, फिगर 1.8 सी। फिगर 1.8 बी में देखो, बुक में देखो अपने, वो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ वैसा, और फिगर 1.8 सी में यहाँ देखो, ये जो न्यूक्लियस है 2 से 4 हुआ और फिर 4 से 8 हुआ, और 8 अरेंज होकर के माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड में चले गए, ठीक है। ये 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell। 6 न्यूक्लियाई जो है वो सेल के रूप में बनेंगे, 3 चलाजल एंड में और 3 माइक्रोपाइलर एंड में, और बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus। माइक्रोपाइलर एंड में 3 आएंगे, इसी को क्या बोलेंगे, एग apparatus। और इसमें एग apparatus में एक एग apparatus रहेगा और 2 सिनर्जिट रहेंगे, ठीक है। एक सेल रहेगा और सिनर्जिट 2 रहेंगे, दोनों को मिला के बोलेंगे एग apparatus। The synergids have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus। यहाँ देखो ब्रश जैसा कुछ है ना, उसे क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है। कहाँ चला गया, synergids एक filiform apparatus which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid। तो वो filiform apparatus क्या करते हैं, pollen tube को synergid तक लाते हैं। 3 cells are at the chalazal end are called antipodal। चलाजल एंड में जो तीनों सेल हैं उन सारे सेल्स को क्या बोलेंगे, एंटीपोडल। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। और बीच में जो बड़ा सा सेल है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियर रहेगा, ठीक है। दस ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी द 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड। अब देखो ध्यान से,
इसमें 7 सेल है, लेकिन न्यूक्लियस कितना है? 8 है। क्यों? बाकी 3 चलाजल एंड में जो सेल थे उसमें तो, और माइक्रोपाइलर एंड में जो सेल थे उन दोनों में क्या है? एक एक न्यूक्लियस है, ठीक है। लेकिन बीच में जो सेल है उसमें कितना न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस, ठीक है। यही चीज़ यहाँ भी फिगर में भी दिया हुआ है। देखो चलाजल एंड में एंटीपोडल्स में 3 सेल हैं, तीनों में एक एक न्यूक्लियस है। फिर माइक्रोपाइलर एंड में देखो एक छोटा सा पीछे में एक दिया हुआ है और सामने 2 सिनर्जिड दिए हुए हैं। इन तीनों में भी कितना कितना न्यूक्लियस है? एक एक न्यूक्लियस है। ये जो पिंक कलर का दिया हुआ है ये हो सकता है वैक्यूल हो। और बीच में जो सेंट्रल सेल है उसमें पोलर न्यूक्लियाई कितना है? 2 है, ठीक है। तो टोटल कितने सेल हो गए? बीच का एक सेल, 3 माइक्रोपाइलर एंड में और 3 चलाजल एंड में, 3 3 6 और 1 7। और न्यूक्लियस कितना है? 3 3 6 और बीच वाले सेल में 2 न्यूक्लियस एक साथ, तो 8 न्यूक्लियस। अब पढ़ते हैं पॉलिनेशन। Pollination. In preceding section, you have learned that the male and female gamete in flowering plant are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. अब पिछले सेक्शन में आप लोगों ने देखा मेल पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टेमेन या एंड्रोसियम। फीमेल पार्ट को क्या बोलेंगे? कार्पेल, पिस्टिल या फिर गाइनोसियम। अब एंड्रोसियम से गाइनोसियम तक पोलन ग्रेन आई कैसे? ठीक है, ये जो आने का जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, ठीक। Pollination is the mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grain said from anther to the stigma of a pollen pistil is termed pollination, है ना। तो pollen grain anther से कहाँ तक आया? स्टिग्मा तक आया, और इस आने के प्रोसेस को बोलेंगे pollination. Transfer of pollen grain to the stigma of a pistil is termed pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. अब नेचर में देखो कितना इम्पोर्टेंट और कितना ब्यूटीफुली ये मैकेनिज़्म बनाया गया है कि इनके अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरह का पॉलिनेशन का टाइप्स है। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे इंसेक्ट या फिर बर्ड्स या फिर बैट्स वगैरह टू अचीव पॉलिनेशन। इस ट्रांसफ़र को करने के लिए अलग अलग प्रोसेस हैं नेचर में, ठीक है। क्या है वो देखेंगे हम लोग। काइंड ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 तरह से पॉलिनेशन हो सकता है। एक है ऑटोगेमी, एक है गैटोनोगेमी, एक है जेनोगेमी। अगर एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन एक उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, देखो यहाँ पर फिगर में नंबर 1 में एक ही फ्लावर में इन्वॉल्व है, एक ही फ्लावर का काम है, ठीक है। एक ही फ्लावर से पॉलन ग्रेन जा रहा है एक ही फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। अगर एक प्लांट का बात हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, एक प्लांट है लेकिन एक फूल से पॉलन ग्रेन निकला उसी पेड़ के दूसरे फूल के स्टिग्मा में जाके बैठा, ठीक है, इसको बोलेंगे गैटोनोगेमी, ठीक। और अगर 2 पौधा का बात हो रहा है और दोनों पौधा में से एक पौधा पहले पौधे में से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे पौधे के स्टिग्मा में जाके बैठा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। हम लोग टेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? ऑटोगेमी। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है। बस इतना याद रखो कि ऑटोगेमी में सिर्फ एक ही फ्लावर का बात होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, है ना। देखो फिगर दिया हुआ है तुम्हारे में 1.9 का ए, 1.9 का ए। जब एक ही फ्लावर का बात हो रहा है, ठीक है, एक ही फ्लावर का एंथर से उसी फ्लावर का स्टिग्मा में चला जाए तो उसी और पॉलिनेशन हो जाए तो उसको बोलेंगे ऑटोगेमी। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स अप एंड एक्सपोजेज द एंथर and the stigma, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anther and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. अब इसी pollination को क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। सच एज अब देखो जैसे ये हिबिस्कस का पौधा है ना, तो इसमें क्या है? एंथर और स्टिग्मा पास में ही है, तो इस तरह के पॉलिनेशन जो हो रहे हैं वो
खुद के पौधे में ही खुद का पॉलिनेशन हो रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है।